दोस्तों नमस्कार। कभी आपने रात को सोते समय महसूस किया होगा कि अचानक पैर में एक ज़ोरदार खिंचाव आया। ऐसा लगा जैसे पिंडली की कोई चीज़ मुट्ठी भर ली गई हो और आप दर्द से उठ बैठे। यह था एक मसल क्रैम्प। लेकिन उस एक पल में जो हुआ वह दरअसल आपके शरीर की सबसे कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग प्रक्रियाओं में से एक थी। मांसपेशी का सिकुड़ना यह इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। इसके पीछे एक पूरी साइंस है, एक पूरी कहानी है, और आज हम वही कहानी सुनेंगे। आज हम बात करेंगे मांसपेशियों की, उनके प्रकार, उनके नाम कैसे पड़े, वे सिकुड़ती कैसे हैं, और वह थ्योरी जिसने साइंस की दुनिया बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझते हैं, मांसपेशी यानी मसल केवल वह नहीं है जो जिम में बनाई जाती है। मांसपेशी वह है जो आपकी हर सांस में काम करती है, हर धड़कन में काम करती है, हर निवाले को पेट तक पहुंचाने में काम करती है। यानी मांसपेशी केवल बाहर नहीं, अंदर भी है, हर जगह है। और इसीलिए मांसपेशियां तीन तरह की होती हैं। पहली है कंकाल मांसपेशी यानी स्केलेटल मसल। यह वह मांसपेशियां हैं जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं, और जब आप इन्हें हिलाना चाहते हैं तो यह हिलती हैं, जब नहीं हिलाना चाहते तो रुकती हैं। यानी यह आपके कंट्रोल में है। इन्हें इसीलिए वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, यानी इच्छा से चलने वाली मांसपेशियां। इन्हें माइक्रोस्कोप से देखें तो इन पर धारियां दिखती हैं, जैसे बाघ की धारियां। इसीलिए इन्हें स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, यानी धारीदार मांसपेशियां। एक इंटरेस्टिंग बात, इनकी सेल्स बहुत अनयूजुअल है। ज़्यादातर सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन स्केलेटल मसल की एक सेल में कई न्यूक्लियाई होते हैं। क्योंकि यह सेल्स इतनी लंबी होती है और इतना कॉम्प्लेक्स काम करती है कि एक न्यूक्लियस से काम नहीं चलता। दूसरी है हृदय मांसपेशी यानी कार्डियाक मसल। यह केवल एक जगह पाई जाती है, दिल में। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है, यह आपसे परमिशन नहीं मांगती। आप सो जाएं, बेहोश हो जाएं, कुछ भी हो, यह चलती रहती है। इसे इनवॉलंटरी मसल कहते हैं, यानी अपनी मर्जी से चलने वाली मांसपेशी। स्केलेटल मसल की तरह इसमें भी धारियां होती हैं, लेकिन एक फर्क है। कार्डियाक मसल की सेल्स आपस में एक खास जंक्शन से जुड़ी होती हैं, जिसे इंटरकैलेटेड डिस्क्स कहते हैं। यह जंक्शन एक सेल से दूसरी सेल तक सिग्नल बहुत तेजी से पहुंचाता है। इसीलिए दिल के सभी हिस्से एक साथ सिकुड़ते हैं और एक सिंक्रोनाइज्ड पंप की तरह काम करते हैं। तीसरी है चिकनी मांसपेशी यानी स्मूथ मसल। यह मांसपेशी आपके पेट में है, आंतों में है, खून की नलियों में है और कई और जगहों पर है। यह भी इनवॉलंटरी है, यानी आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसमें धारियां नहीं होती। इसीलिए इसे स्मूथ मसल कहते हैं, यानी चिकनी मांसपेशी। एक एग्जाम्पल से समझिए, जब आप खाना खाते हैं तो वह खाना अपने आप आगे बढ़ता रहता है, आंतों से गुजरता है, पचता है। यह सब होता है स्मूथ मसल की वजह से, जो लहरों की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं और खाने को आगे धकेलती रहती हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है पेरिस्टालिसिस, और यह पूरी तरह ऑटोमेटिक है, बिना आपकी जानकारी के। तो तीनों मांसपेशियों को एक नज़र में समझें तो कंकाल मांसपेशी आपकी मर्जी से चलती है, हड्डियों को हिलाती है। हृदय मांसपेशी अपनी मर्जी से चलती है, दिल को धड़काती है। चिकनी मांसपेशी अपनी मर्जी से चलती है, अंगों को काम करवाती है। अब एक बेहद रोचक बात, कंकाल मांसपेशियों के नाम कैसे पड़े। शरीर में लगभग 600 से ज़्यादा कंकाल मांसपेशियां हैं, और इन सब के नाम ऐसे ही नहीं रखे गए। हर नाम के पीछे एक लॉजिक है, एक कारण है। अब देखते हैं पहला तरीका, आकार के अनुसार। ग्लूटियस मैक्सिमस। मैक्सिमस का मतलब है सबसे बड़ा। यह शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है नितंब में। ग्लूटियस मिनिमस। मिनिमस का मतलब है सबसे छोटा। यह उसी परिवार की सबसे छोटी मांसपेशी है। पेक्टोरालिस मेजर। मेजर यानी बड़ा, छाती की बड़ी मांसपेशी। पेक्टोरालिस माइनर। माइनर यानी छोटा, उसी के नीचे की छोटी मांसपेशी। दूसरा तरीका है दिशा के अनुसार। रेक्टस सीधी,
जैसे रेक्टस एब्डोमिनिस, पेट की सीधी मांसपेशी। ट्रांसवर्स आड़ी, जैसे ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, पेट की आड़ी मांसपेशी। ऑब्लिक तिरछी, जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक्स, पेट की तिरछी मांसपेशियां। तीसरा तरीका है जगह के अनुसार। टिबियालिस एंटीरियर, टिबिया यानी पिंडली की हड्डी के पास, और एंटीरियर यानी आगे की तरफ। ब्रैकियालिस, ब्रैकियम यानी बांह, तो यह बांह की मांसपेशी है। टेम्पोरालिस, टेम्पोरल बोन के पास यानी कनपटी के पास, यह जबड़े को चबाने में मदद करती है। चौथा तरीका है काम के अनुसार। फ्लेक्सर जो मोड़े, एक्सटेंसर जो सीधा करे, एबडक्टर जो दूर ले जाए, एडक्टर जो पास लाए। जैसे फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, यह कलाई को मोड़ती है। पांचवा तरीका है कितने सिर हैं। बाइसेप्स 2 सिर, ट्राइसेप्स 3 सिर, क्वाड्रिसेप्स 4 सिर। यह नाम सुनते ही पता चल जाता है कि यह मांसपेशी कितने हिस्सों से बनी है। छठा तरीका है जहां से शुरू हो और जहां खत्म हो। हर मांसपेशी का एक ओरिजिन होता है, यानी वह जगह जहां से वह शुरू होती है, जो आमतौर पर फिक्स्ड रहती है, और एक इंजर्शन होता है, यानी वह जगह जहां वह खत्म होती है, जो मूवमेंट करती है, जैसे स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड। यह नाम 3 हड्डियों से मिलकर बना है, स्टर्नम, क्लैविकल और मास्टॉइड प्रोसेस। यानी यह मांसपेशी इन 3 जगहों से जुड़ी है और गर्दन को घुमाने का काम करती है। तो नाम सुनकर घबराइए मत, बस यह सोचिए कि हर नाम का एक एड्रेस है जो बताता है कि यह मांसपेशी कहाँ है और क्या करती है। अब आते हैं सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर, मांसपेशी सिकुड़ती कैसे है। यह सवाल बहुत सालों तक साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य था। फिर सन 1954 में 2 साइंटिस्ट्स ने, ह्यू हक्सले और एंड्रयू हक्सले ने एक थ्योरी दी जिसने इस रहस्य से पर्दा उठाया। इस थ्योरी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, यानी सरकती तंतु की थ्योरी। इसे समझने से पहले मांसपेशी के अंदर की दुनिया में जाना होगा। जब आप किसी मांसपेशी को बहुत बारीकी से देखें तो पाएंगे कि वह बनी है छोटे छोटे धागों से। इन धागों को कहते हैं मसल फाइबर्स, यानी मांसपेशी के तंतु। और हर मसल फाइबर के अंदर और भी पतले धागे होते हैं जिन्हें मायोफिब्रिल्स कहते हैं। और इन मायोफिब्रिल्स के अंदर 2 तरह के बहुत पतले पतले धागे होते हैं, एक मोटा धागा जिसे मायोसिन कहते हैं, एक पतला धागा जिसे एक्टिन कहते हैं। यह दोनों धागे एक दूसरे के बीच में इस तरह से रखे हैं जैसे 2 कंघियां एक दूसरे के दांतों के बीच में फंसी हों, लेकिन वे एक दूसरे को छूते नहीं, बस पास पास होते हैं। और यही वह स्ट्रक्चर है जो मांसपेशी के सिकुड़ने का आधार है। अब समझते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जब दिमाग से एक सिग्नल आता है किसी मांसपेशी को सिकुड़ने का, तो क्या होता है? एक नस यानी नर्व वह सिग्नल लेकर आती है मांसपेशी तक, और जहां नर्व और मांसपेशी मिलते हैं वह जगह कहलाती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ एक केमिकल छूटता है जिसे एसिटिल कोलिन कहते हैं। यह केमिकल मांसपेशी की सेल को जगाता है और सेल के अंदर कैल्शियम आयंस यानी कैल्शियम के कण अचानक बाहर आ जाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान से समझिए, एक्टिन के धागे पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो उसे ढकी रखती है, जैसे किसी चीज पर कपड़ा डाला हो। जैसे ही कैल्शियम आता है यह कवरिंग हट जाती है और एक्टिन का एक खास हिस्सा खुल जाता है, जैसे दरवाज़ा खुला हो और कोई अंदर आने का इंतज़ार कर रहा हो। अब मायोसिन जो मोटा धागा है उसके सिरे एक खास शेप के होते हैं जिन्हें क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं, यानी पुल। जैसे ही एक्टिन का दरवाज़ा खुला, मायोसिन के यह क्रॉस ब्रिजेस एक्टिन से जुड़ जाते हैं और फिर एक बहुत छोटी लेकिन पावरफुल हरकत होती है। मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस एक ओर झुकते हैं जैसे कोई चप्पू नाव को आगे धकेलता है, और इस झुकाव से एक्टिन का धागा मायोसिन की तरफ खिंचता है, यानी दोनों धागे एक दूसरे के ऊपर सरकते हैं। यही है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी।
एक्टिन और मायोसिन के धागे एक दूसरे के ऊपर सरकते हैं और मांसपेशी छोटी हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। इसे एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। कल्पना कीजिए, दो हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़े हुए, उंगलियां एक दूसरे के बीच में। अब अगर दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ सरकाए जाएं, तो उंगलियां आपस में घुसती जाएंगी और दोनों हाथ पास आते जाएंगे। ठीक यही एक्टिन और मायोसिन के साथ होता है और यह प्रोसेस बहुत तेजी से बार बार होती है। जैसे चप्पू बार बार चलाया जाए, नाव तेजी से आगे बढ़ती है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए और वह एनर्जी आती है एटीपी से, जिसे हम पिछली सीरीज में समझ चुके हैं, शरीर की एनर्जी करेंसी। जब एटीपी टूटता है तो मायोसिन को एनर्जी मिलती है और वह क्रॉस ब्रिज झुका सकता है। और जब सिग्नल बंद हो जाता है, कैल्शियम वापस अपनी जगह चला जाता है। एक्टिन का दरवाज़ा फिर बंद हो जाता है, मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस छूट जाते हैं और मांसपेशी वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाती है, यानी फैल जाती है। अब उस क्रैम्प को याद कीजिए जिससे हमने शुरुआत की थी। क्रैम्प तब होता है जब मांसपेशी सिकुड़ती है लेकिन रिलैक्सेशन का सिग्नल नहीं मिलता या कैल्शियम वापस नहीं जाता, यानी मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस छूटते ही नहीं, मांसपेशी सिकुड़ी रह जाती है और असहनीय दर्द होता है। यही कारण है कि जब क्रैम्प आए तो उस मांसपेशी को धीरे धीरे स्ट्रेच करना चाहिए ताकि मैकेनिकली वह धागे अलग हो सके और मांसपेशी रिलैक्स हो सके। एक और बात, मृत्यु के बाद शरीर में एटीपी बनना बंद हो जाता है। एटीपी के बिना मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस एक्टिन से चिपके रह जाते हैं और छूट नहीं पाते। इसीलिए मृत्यु के बाद शरीर स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है। इसे रिगोर मोर्टिस कहते हैं। यह भी उसी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, आज जो हमने यात्रा की, एक रात के क्रैम्प से शुरू हुई और पहुंची मांसपेशी के उस सूक्ष्म संसार तक जहां एक्टिन और मायोसिन हर पल मिलते हैं, सरकते हैं और अलग होते हैं। बस इसी से आपका हर कदम बनता है, हर सांस बनती है, हर धड़कन बनती है। यह जो शरीर है, इसे हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब इसकी अंदर की दुनिया देखते हैं तो समझ आता है कि यह शरीर किसी भी इंसान के बनाए किसी भी मशीन से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कहीं ज़्यादा अमेजिंग है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और लगे कि यह जानकारी दूसरों के काम भी आ सकती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जो अपने शरीर को समझना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इस सीरीज़ की अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।